तो अपॉर्चुनिटी जब आएगी तभी आपको ट्रेड करना है. यू डोंट हैव टू बिकम अ कंपल्सिव ट्रेडर. ऑलवेज हैड अ फैसिनेशन कि ये यार नंबर्स से पैसे कैसे कमा सकते हैं. मैं बहुत सारे ऑप्शन ट्रेडर्स, नए ट्रेडर्स को मिलता हूँ, बोलते हैं कि सर मैं बाइंग करता हूँ, सर मैं सेलिंग करता हूँ. तो मैंने मेरे ज़िंदगी में ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग ऐसे सीखा ही नहीं है. अगर आप 10 मिनट डेली लगाते हो, 1 महीना सीख जाते हो रूल, तो आप कभी भी दिन भर में 1 सेकंड ग्लांस कर लोगे तो आप डिकोड कर पाओगे कि मेरे को लॉन्ग कैलेंडर करना है या शॉर्ट कैलेंडर करना है. क्या है ये 1 सेकंड रूल? दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ऑप्शन स्ट्रैटेजी की जो कि फुली हेज्ड है और डिपेंडिंग ऑन आप उसे कैसे बनाओ वो साइडवेज और ट्रेंडिंग मार्केट दोनों में चल सकती है. मैं बात कर रहा हूं कैलेंडर स्प्रेड्स की. आज हम बात करने वाले हैं तन्मय से, जो कि एक प्रोफेशनल क्वांटिटेटिव ट्रेडर है. तन्मय हमें बताने वाले हैं कि कैलेंडर स्ट्रैटेजी को स्टॉक्स और इंडेक्स दोनों में कैसे ट्रेड करना है. तो चलो आओ शुरू करते हैं आज का एपिसोड और सीखते हैं कुछ नया. तन्मय भाई, ग्रेट टू हैव यू ऑन द शो. स्वागत है आपका ट्रेडिंग की बात में. थैंक यू अर्जुन, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. एंड आज मजा आएगा. आज एक ट्रेडर दूसरे ट्रेडर से कुछ क्वेश्चंस पूछने वाला है एंड आपको जो चाहिए, जो पूछना है आप पूछ सकते हो. एंड मेरी कोशिश रहेगी कि आज मैं आपको एक मेरा ब्रेड एंड बटर स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करूं, कुछ एक्सप्लेन करके आप ट्रेड कर पाओ. तो लेट्स सी कि क्या क्या निकल के आता है. परफेक्ट, सो गुड टू हियर दैट. तन्मय भाई, आपको मार्केट्स में काफी टाइम हो गया है. कितना हो गया होगा? 10 साल, 20 साल? सो टाइम तो काफ़ी हो गया. सो आई स्टार्टेड, ऑफिशियल ट्रेडिंग नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा गैम्बलिंग बोलूँगा, कि जो सब लोग करते हैं कि पैसा देख के सब लोग ट्राई करना चाहते हैं. तो पहले गलतियाँ बहुत की, लेकिन प्रोफेशनली ट्रेड करके आई स्टार्टेड फ्रॉम 2010. सो ऑलमोस्ट 15-16 साल हो गए. यस. तन्मय भाई, जितने ट्रेडर्स से मैं बात करता हूँ ना, मेजॉरिटी ट्रेडर्स ऐसे हैं कि जो मार्केट्स में ये सोच के नहीं आए थे या अपनी पढ़ाई के बाद ये सोच के नहीं आए थे कि मुझे करियर मार्केट्स में ही बनाना है. समहाउ दे लैंडेड अप इन मार्केट्स. तो आपका भी कुछ ऐसा था या आपको शुरू से पता था कि मुझे मार्केट्स में ही आना है? नहीं, शुरू से तो पता नहीं था, लेकिन जब पता चला तो आई न्यू व्हाट स्टेप्स आई वांटेड टू टेक. तो मेरा स्टोरी ऐसा है कि 12th के बाद सब दोस्त हर्ड मेंटालिटी था, इंजीनियरिंग सब इंजीनियरिंग में चले गए. मैं भी इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया, अंदर आ गया. अंदर आने के बाद समझ में आया कि नहीं, कुछ तो मुझे अलग करना है, ये इसमें मज़ा नहीं है. तो उस टाइम पे मेरे दादाजी थे, तो ही वॉज फ्रॉम अ फिनेंस बैकग्राउंड, तो वो लोग सिखाने का ट्राई करते थे. तो आई ऑलवेज हैड अ फैसिनेशन कि ये यार नंबर्स से पैसे कैसे कमा सकते हैं. एंड मैथ्स वॉज समथिंग वेरी क्लोज टू मी. तो उसमें इंटरेस्ट था. एंड हॉस्पिटैलिटी, ये दो ही मेरे लिए लाइन्स था. इंजीनियरिंग कर रहा था मैं, लेकिन वो फोकस नहीं था. तो व्हेन आई नैरोड डाउन कि मेरे को नई कैपिटल मार्केट्स में जाना है, तब रियलाइज़ हुआ यार इंजीनियरिंग के बाद कैपिटल मार्केट्स कैसे जाए. तो उसी टाइम पे जब मेरे को रियलाइजेशन हुआ, आई टुक अ स्टेप कि क्या क्या कर सकते हैं. आई फाउंड आउट कि क्या क्या कोर्सेस अवेलेबल है, क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी. एंड उधर से जर्नी स्टार्ट हुई. तो तन्मय भाई, आज की डेट में तो मैं ये बोलूँगा कि मार्केट्स जो हैं, इंजीनियर्स को स्पेशली बड़ी फर्म्स प्रेफर करती हैं बिकॉज ऑफ देयर कंप्यूटर बैकग्राउंड या फिर मैथ्स बैकग्राउंड. तो इस वजह से इंजीनियर्स के लिए तो अब एक प्रेफर्ड फील्ड हो गया मार्केट्स. सो मैं बोलूँगा इंजीनियर्स का बिगेस्ट एडवांटेज इज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सेट. सो बैकग्राउंड मतलब आप कंप्यूटर्स से हो, आज टेक्नोलॉजी एवरी मिनट इवॉल्व होते रहता है. आप मैकेनिकल से हो, आप प्रोडक्शन से हो, कोई भी एक लाइन देखो तो ये इवॉल्व होती रहती है. लेकिन इंजीनियरिंग जो कोर्स है या कोई भी एक एक्चुअल जो कोर्स रहता है, टेक्निकल कोर्सेस रहता है, इसमें आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सेट है वो एनहांस होता है. एंड दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इन ट्रेडिंग. ट्रेडिंग में दो ही चीज़ें चाहिए. एक सिंपल मैथ आना चाहिए आपको, जो मेरे ख्याल से सब ट्रेडर्स को आता है, और दूसरा चाहिए आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सेट होना चाहिए कि आप पैटर्न रिकॉग्निशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग. तो मैं सब ट्रेडर्स को बोलता हूँ पजल सॉल्व करो यार. ट्रेडिंग छोड़ दो, फ्री टाइम में लॉस हो गया बंद कर दो, पजल सॉल्व कर दो, बस बाकी कुछ मत करो. तन्मय भाई, क्योंकि इंजीनियर्स की बात हो रही है और बहुत सारी जो ऑडियंस है उसमें इंजीनियर्स भी होते हैं एंड बहुत सारे इंजीनियर्स आर कीन टू बी इन द मार्केट्स ऑल्सो. तो नॉट राइट नाउ बट टुवर्ड्स द एंड पार्ट मैं आपके साथ एक स्पेशल डिस्कशन रखना चाहूँगा. कि किसी इंजीनियर को जो परस्यू कर रहा है या कर चुका है, उसको मार्केट्स में आना है, तो क्या स्टेप्स लेने हैं. एंड आप थोड़ी गाइड उनको भी करो, बट वील टेक दैट टुवर्ड्स द एंड. अभी के लिए हम टॉपिक शुरू करते हैं. तो गाइज, तन्मय नंबर ऑफ स्ट्रैटेजीज चलाते होंगे. ये तो वन ऑफ द स्ट्रैटेजीज होगी, बट ही रन्स अ लॉट ऑफ स्ट्रैटेजीज. बट तन्मय को हमने रिक्वेस्ट किया कि यार कोई एक स्ट्रैटेजी विच इज़ वन ऑफ योर फेवरेट्स और जो इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है, प्लीज़ वो हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करो, विच इज़ ऑल्सो सिंपल टू ट्रेड. तो
तन्मय भाई आपने कैलेंडर स्प्रेड्स चुना है ऑडियंस के साथ शेयर करने के लिए, पहले तो क्या होता है कैलेंडर स्प्रेड? सो अर्जुन, जैसे तुमने बोला कि हर एक ट्रेडर को एक स्ट्रैटेजी पे बेट नहीं लेना चाहिए, तो हर अलग अलग स्ट्रैटेजीज रहती है जिसमें ट्रेड करते हैं, लेकिन कैलेंडर स्प्रेड्स ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो मैं बोलूँगा कि इनिशिएशन से अभी तक वही यूज़ हो रही है। तो कुछ चीज़ें रहती है कि जो हमेशा आपके ट्रेडर के लाइफ में हमेशा रहेगी। तो कुछ स्ट्रैटेजीज़ में से ये है कि आज और सिंपल करेंगे इसको। कैलेंडर सुनने में थोड़ा सा इजी लगता है, लेकिन स्ट्रैटेजीज, ऑप्शन स्ट्रक्चर, अगर आपको कुछ भी पता नहीं है तो आई विल मेक श्योर कि एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको समझ में आए एंड आप कल से जाके ये ट्रेड इनिशिएट कर पाए। ये मेरा गारंटी आपके लिए। तो अर्जुन भाई स्टार्ट करते हैं कैलेंडर स्प्रेड। डन तन्मय भाई। सो अर्जुन भाई, हर ट्रेडर जब ट्रेड करता है तब उसको चाहिए कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ये स्टॉक में होगा क्या, ये इंडेक्स में होगा क्या, यही क्वेश्चन रहता है। और हमें भी यही क्वेश्चन आता है कि सर ये बताओ कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो एक मैं चीज़ बोलना चाहता हूँ, ये ढूंढना बंद कर दो कि ना मुझे पता है, ना अर्जुन को पता है, ना इस दुनिया में किसी को भी पता है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। हम क्या कर सकते हैं, वी आर ट्रेडर्स, तो हम एक प्रोबेबिलिटी लेके हम उस पर एक ट्रेड कर सकते हैं। जो ट्रेड अगर बेनिफिट हुआ तो उसमें पैसा आएगा, नहीं हुआ तो वी नो कि हमको रिस्क कितना लेना है। तो दैट इज़ आवर जॉब। हमको ये जॉब क्लियर रखना है, हमको ये ढूंढना नहीं है कि ये ऊपर जाने की टेक्निक में कहाँ से ढूंढूं, ये सीक्रेट सॉस कहाँ से ढूंढूं। देयर इज नो सीक्रेट सॉस इन द मार्केट। मतलब गेस नहीं करना कि मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, सिंपल। मार्केट सबके लिए डायनामिक है। बहुत लोग बोलते हैं मार्केट इज रिग्ड, ये है वो है, लेकिन मैं बोलूँगा कि आप बिलीव करो कि जो मार्केट में अब भी प्राइस दिख रहा है वो सही है। मार्केट नोज एवरीथिंग, क्या न्यूज़ आने वाला है, क्या होने वाला है। तो प्राइस बिलीव करो, प्राइस से आगे इनिशिएशन कर दो। ठीक है। तो तन्मय भाई आपने दो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के मार्केट एनवायरनमेंट बताए हुए, एक ट्रेंडिंग है, एक मीन रिवर्टिंग है। अब थ्रू कैलेंडर्स इनको प्ले कैसे करना है? तो कोई भी एसेट क्लास है अर्जुन भाई, वो एसेट क्लास हमेशा दो ही एनवायरनमेंट्स में वर्क करता है या तीन एनवायरनमेंट्स में वर्क करता है। या ट्रेंडिंग रहेगा, बाजार ऊपर जाएगा, या बाजार नीचे आएगा, दैट इज नोन एज ट्रेंडिंग। जो दिख रहा है आपको कि बाजार ऊपर जा रहा है, सेम ट्रेंडिंग नीचे भी आ सकता है। दूसरा एनवायरनमेंट है कि जब बाजार साइडवेज हो जाता है, एक स्टॉक या इंडेक्स जब साइडवेज चला जाता है, इसको कंसोलिडेशन बोलता है। मीन रिवर्जन क्या है? मीन रिवर्जन मतलब रबर बैंड सोच लो। एक रबर बैंड है, उसको खींचा तुमने, वो क्या होगा, छोड़ने के बाद वापस आ जाएगा। तो दैट इज द थर्ड एनवायरनमेंट। वहां बाजार तेजी से ऊपर गया लेकिन फिर से रिवर्ट हो गया। रबर बैंड खींचना ट्रेंड, मीन रिवर्जन। तो यही दो प्राइमरी एनवायरनमेंट्स है। तो अगर ये दो ही चीजें होने वाली है बाजार में, ये सबको पता है, तो हमको क्या करना है, ये दो एनवायरनमेंट्स के लिए स्ट्रैटेजी बनानी है। तो आपको क्या लगता है कितनी स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए हमारे पास? तो देखो, जो आपने बताया है कि एक ट्रेंडिंग एनवायरनमेंट है, एक स्ट्रैटेजी इसको प्ले करने के लिए हो गई, और एक स्ट्रैटेजी साइडवेज एनवायरनमेंट को प्ले करने के लिए। एग्जैक्टली। तो अगर आप एक ऐसी स्ट्रैटेजी डिजाइन करते हो कि जो ट्रेंड भी कैच कर पाए, और जब ट्रेंड नहीं रहेगा, कंसोलिडेशन में बाजार जाएगा, तब वो कंसोलिडेशन भी खेल पाए, तब आपने क्या किया, दोनों एनवायरनमेंट्स पे आपने ट्रेड कर पाए रहते हो। तो वो करने के लिए हम डिस्कस करेंगे आगे जाके कि ये स्ट्रैटेजी बनाते कैसे है। तो यूजर्स को यही ध्यान रखना है कि बाजार में दो ही चीजें हैं, बाजार ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ट्रेंडिंग, एंड सेकंड है मीन रिवर्जन। दैट्स इट। तो तन्मय भाई चलते हैं पहले एनवायरनमेंट पे, विच इज ट्रेंडिंग एनवायरनमेंट। राइट। व्हाट इज द स्ट्रैटेजी जो आपको लगता है ट्रेंडिंग एनवायरनमेंट के लिए सही है? सो मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा कि हमने पहले क्या सीखा कि बाजार की डायरेक्शन ना अर्जुन भाई समझ पाएंगे, ना मैं समझ पाऊंगा, ना आप डिकोड करोगे। ठीक है। तो डायरेक्शन तो पता नहीं है अपने पास, लेकिन अपने को पता है कि बाजार ऊपर या नीचे बड़े तेजी से जाएगा। तो आपको क्या करना है? तो मुझे ये पता है कि एक साइड पे मूव आने वाला है, ये नहीं पता कौन सी साइड, और वो डिकोड भी नहीं करना है, बिकॉज हम लोग वो डायरेक्शन नहीं फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, हम एनवायरनमेंट प्ले कर रहे हैं। तो ऐसे में हम कॉल और पुट अगर दोनों बाय कर लें? यस, सही है। तो कॉल, अगर बाजार ऊपर जाएगा, कॉल खरीदा है मैंने, कॉल पैसा देगा। अगर बाजार नीचे गया तो पुट खरीदा है मैंने, पुट पैसा दे देगा। तो जब हम एक स्ट्राइक पे कॉल और पुट दोनों खरीदते हैं तो उसको लॉन्ग स्ट्रैडल बोलते हैं। सो अर्जुन भाई, हमने इसमें क्या किया है, 22,400 पे बाजार है तो 22,400 का कॉल लिया, 22,400 का पुट लिया। हमको डायरेक्शन पता नहीं है, तो ये क्या रहता है, ये ऑप्शन पे ऑफ रहता है। तो सब ट्रेडर्स को देखने में विजुअली बहुत समझ में आते चीज़ें। तो इसके लिए क्या है, ये जो येलो लाइन है, ऑरेंज लाइन दिख रही है आपको, वो ऑरेंज लाइन आपकी एक्सपायरी का पे ऑफ है,
और जो हल्की सी ब्लू लाइन दिख रही है वो आज का पे ऑफ है। तो आज क्या होगा, और ये क्या है, बाजार व्हाइट लाइन यानी बीच में है, ये नीचे के स्ट्राइक्स है, ये ऊपर के स्ट्राइक्स है, नॉर्मल ऑप्शन पे ऑफ है। इससे क्या दिख रहा है हमको कि बाजार में बड़ा मूव आया, अगर बाजार प्रॉब्ली 21,600 से लेके 23,200 के बाहर किधर भी गया तो मुझे अच्छा पैसा बनेगा। इसका मतलब क्या है कि बाजार में ऊपर का ट्रेंड आया तो मुझे पैसा बनेगा, नीचे का ट्रेंड आया तो मुझे पैसा बनेगा। ठीक है, सिंपल है, सब कर पाएंगे। बिल्कुल। हाँ, तो बेसिकली हमें स्ट्रैडल बाय करना है। स्ट्रैडल बाय करना है, स्ट्रैडल स्ट्राइक कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बाजार का जो प्राइस है उसके नजदीक वाला जो कॉल और पुट है वो दोनों खरीदना है। ठीक है, तो हमने ये तो कर लिया ट्रेंडिंग के लिए, लेकिन अगर कंसोलिडेटिंग एनवायरनमेंट है तो क्या करना है, इसका उल्टा करना है। मतलब बाजार अभी मूवमेंट नहीं देने वाला है, अगर मूवमेंट नहीं देने वाला है तो जो हमने खरीदा था वही हमको बेचना है। तो हमने क्या किया, 22,400 पे बाजार है तो 22,400 का कॉल बेचा हमने 22,400 का पुट बेचा, शॉर्ट स्ट्रैडल बेच दिया, शॉर्ट स्ट्रैडल हो गया। तो एक क्या हो गया, लॉन्ग स्ट्रैडल हो गया, एक हो गया शॉर्ट स्ट्रैडल हो गया। तो अगर ये दो मेरे पास स्ट्रैटेजीज है जो दो एनवायरनमेंट के लिए चल सकती है, तो क्या मैं दोनों को इकट्ठा चला सकता हूँ क्या, दैट इज द क्वेश्चन। और अगर मैं ये इकट्ठा चलाता हूँ तो होता क्या है, तब आप जब एक लॉन्ग स्ट्रैडल और शॉर्ट स्ट्रैडल अलग अलग एक्सपायरी में करते हो तो उसी को कैलेंडर बोलते हैं। मतलब कैलेंडर इज नथिंग बट आप दो एक्सपायरी के बीच में खेल रहे हो। एक एक्सपायरी में आप खेल रहे हो कि बाजार बहुत ज़्यादा मूवमेंट देगा, एक एक्सपायरी में आप खेल रहे हो कि बाजार मूवमेंट नहीं देगा, बाजार उधर का उधर रहेगा। तो आपने एक स्ट्रैटेजी नहीं, एक एक्सपायरी का आपने स्ट्रैडल बाय कर लिया, Yes. और एक एक्सपायरी का सेल कर दिया, तो सेल कैलेंडर बन गया। कैलेंडर बन गया। लेट्स अज्यूम आज 1 जनवरी है, ठीक है, एक एक्सपायरी है 10 जनवरी को, एक एक्सपायरी है प्रॉब्ली 29 जनवरी को। ठीक है, तो हमने 10 जनवरी का लेट्स सपोज लॉन्ग स्ट्रैडल कर दिया, तो हमको 29 जनवरी का क्या करना है, शॉर्ट स्ट्रैडल करना है। स्ट्राइक कौन सी करनी है, एक कोई भी स्ट्राइक चूज कर लो जो नजदीक है। तो ये अगर आप कंबाइन करते हो, मतलब 2 लेग पहले एक्सपायरी के और 2 लेग आगे के एक्सपायरी के, तो क्या हो जाते हैं, 4 लेग्स बन जाते हैं, और ये कंबाइन बन के आपका कैलेंडर स्प्रेड बन जाता है जो इधर दिख रहा है हमको। तो इस केस में क्या है, तो 22,400 पे बाजार था, 22,400 का हमने 24 अप्रैल का स्ट्रैडल शॉर्ट किया, और 22,400 का 29 मई का, मतलब अप्रैल और मई के बीच में हम खेल रहे हैं। मंथली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी, वीकली भी हो सकता है, ये मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको 2 एक्सपायरी चाहिए। आपको कैलेंडर स्प्रेड्स में क्या चाहिए, 2 ही चीजें चाहिए। आपको 2 एक्सपायरी चाहिए और आपको एक जगह लॉन्ग स्ट्रैडल करना है, एक जगह शॉर्ट स्ट्रैडल करना है, बस दैट्स इट। ठीक है, तो हमने क्या किया, अप्रैल वाला शॉर्ट कर दिया और मई वाला लॉन्ग कर दिया। अप्रैल वाला हमने शॉर्ट स्ट्रैडल, मई वाला लॉन्ग स्ट्रैडल। अभी जब आप दूर का लॉन्ग करते हो या दूर का शॉर्ट करते हो तो उसको बोलते हैं लॉन्ग या शॉर्ट कैलेंडर। आप दूर वाली एक्सपायरी जब जोड़ी बाय करोगे या लॉन्ग स्ट्रैडल करोगे तब आपका लॉन्ग कैलेंडर हो जाएगा, और दूर वाली एक्सपायरी अगर आप शॉर्ट स्ट्रैडल करते हो तो आपका हो जाएगा शॉर्ट कैलेंडर। ठीक है, तो कैलेंडर में कितने टाइप्स है, 2 टाइप्स है, लॉन्ग कैलेंडर, शॉर्ट कैलेंडर। तमने भाई एक चीज और, अब ये कैलेंडर जो स्ट्रैटेजी है, क्योंकि आपने एक बाय कर लिया, एक सेल कर लिया, तो ये 100% हेज्ड भी है। यस, सो इट इज 100% हेज्ड। सेकंड इज कि इसमें कुछ बेनिफिट्स भी है जो मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा कि क्या होता है कि डेज पास होते हैं तो क्या होता है जब वोलेटिलिटी बढ़ती है, सडन न्यूज़ आ जाती है, तो ऐसे टाइम पे ये आपको बचा सकता है या नहीं बचा सकता, तो ये हम सीखेंगे। तो वन ऑफ द गुड थिंग्स इज कि जो लोगों को एक रिस्क रहता है कि ओवरनाइट किसी दिन बहुत गैप डाउन हो जाएगा या कोई बहुत बड़ा मूव आ जाएगा, ब्लैक स्वॉन आ जाएगा, यस, तो ये स्ट्रैटेजी दैट वे हेज्ड है, इसमें लॉस लिमिटेड होता है। एंड अर्जुन भाई एक चीज़ है, मैं बहुत सारे ऑप्शन ट्रेडर्स, नए ट्रेडर्स को मिलता हूँ, वो बोलते हैं कि सर मैं बाइंग करता हूँ, सर मैं सेलिंग करता हूँ। तो मैंने मेरी ज़िंदगी में ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग ऐसे सीखा ही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ट्रेडिंग सीखा है मैंने। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आप एक माइंडसेट नहीं रख सकते कि मैं सिर्फ बाय करूँगा, मैं सिर्फ सेल करूँगा। आपको दोनों करने की ज़रूरत है, और ये स्ट्रैटेजी में आप इनहेरेंटली दोनों चीज़ एक साथ कर रहे हो। आप बाइंग भी कर रहे हो, सेलिंग भी कर रहे हो, तो आप दोनों क्लैन में हो। तो जो बोलेगा कि चल मैं बाइंग में हूँ, मैं बाइंग वाले के साथ भी हूँ, मैं सेलिंग वालों के साथ भी हूँ। तुमने भाई यार आपने इतना बढ़िया समझा दिया कि कैलेंडर होता क्या है, बनते कैसे है। अब इसको एक्चुअली ट्रेड करना कैसे है, कैसे डालना है, कब पोजीशंस डालनी है, थोड़ा आपसे ये समझना चाहेंगे। यस, उस पर जाएंगे ही जाएंगे, बिकॉज मैंने बोला कैलेंडर 2 टाइप का है, लॉन्ग कैलेंडर भी है, शॉर्ट कैलेंडर भी है।
तो अगला क्वेश्चन रहेगा यूजर्स का कि मेरे को लॉन्ग करना है या शॉर्ट करना है। लेकिन इससे पहले हमको समझना ज़रूरी है कि कैलेंडर से पैसा कैसे आ रहा है। कि अगर मैं ट्रेंडिंग खेल रहा हूँ, मैं मीन रिवर्जन भी खेल रहा हूँ और दो ही एनवायरमेंट्स है, दोनों के लिए स्ट्रैटेजी डिप्लॉय किया तो क्या 100% पैसा आएगा? तो ये क्या नो लॉस स्ट्रैटेजी है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि हमको पैसा बन कहाँ से रहा है। तो उसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं अगले साइड पे। सो अर्जुन भाई, बेसिकली जैसे आप जानते हो कि कैलेंडर दो एक्सपायरी के बीच का ट्रेड है, ठीक है। आप एक एक्सपायरी में एक काम कर रहे हो, दूसरे एक्सपायरी में अपोजिट चीज़ कर रहे हो। तो जब दो एक्सपायरी या दो सरफेस की बात करते हैं हम लोग, तो एक टाइम आ जाता है कि एक एक्सपायरी है, जैसे अप्रैल की थी, मई की थी, तो एक महीने का गैप है, तो टाइम रहता है। तो टाइम से क्या आता है, लोगों को थीटा पता है, तो थीटा इज द फैक्टर। दूसरा फैक्टर क्या है कि जो विक्स पता है, वोलेटिलिटी पता है। तो वोलेटिलिटी बढ़ जाती है तो मोमेंट आती है, या वोलेटिलिटी घट जाती है तो बाजार साइडवेज हो जाता है, तो उसका इफेक्ट रहता है। तो वोलेटिलिटी अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हेन यू आर ट्रेडिंग कैलेंडर्स। और तीसरा क्या है कि जब एक्चुअल मोमेंट आता है, तो मोमेंट आएगा, बाजार हिलेगा। बाजार हिलेगा तो क्या होगा कि जो डेल्टास बोलते हैं या गैमास बोलते हैं, तो उससे आपको पैसा बन सकता है। तो बेसिकली ट्रेंडिंग वाला पार्ट होगा। यस, सो इन प्रिंसिपल अगर आप कैलेंडर ट्रेड कर रहे हो तो ये आप तीन चीज़ों पे पैसे लगा रहे हो। कि ऑप्शंस में जो ग्रीक्स रहते हैं, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ऑप्शंस इज नथिंग बट अ डेरिवेशन, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल इक्वेशन है, तो उससे हमको ये समझ में आ सकता है कि ये ट्रेड में अगर मैंने एक कॉल बाई की थी और वो कॉल 2 दिन के बाद बेच दी, तो उसमें जो पैसा बना या टूटा वो एक्चुअली किससे पैसा आया है? टाइम की वजह से आया, वोलेटिलिटी की वजह से आया, या मोमेंट की वजह से आया। तो ग्रीक्स हमें बताते हैं कि हमारा पैसा जो आ रहा है और जा रहा है वो कहाँ से आ रहा है। तो इसीलिए कि ग्रीक्स सुनने में बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन गाइज बिलीव मी, देयर इज एम्पल रिसोर्सेस आउट देयर। आपको थोड़ा बेसिक सीख लो, बहुत ज़्यादा डिटेल सीखने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेसिक ग्रीक्स समझ लो। तो तन्मय भाई, अगर बिल्कुल सिंपल टर्म्स में बात करें एज ए लेमन, हाँ, तो ये हमारा विक्स हो गया कंपोनेंट, Yes. विच इज वेगा। वेगा एंड ये हमारा टाइम डिके, जो आपका थीटा टूटता है, जो प्रीमियम डिके होता है यस, बेसिकली। कि एक्सपायरी हमको पता है अगले हफ्ते होने वाली है, तो ये अगला हफ्ता, एक हफ्ता का जो टाइम है दैट इज थीटा। टाइम इज थीटा, ठीक है। टी समझ लो। और लास्ट ये हो गया जो आपका ट्रेंडिंग पार्ट है, मार्केट में जब भी मूव आ रहा है, मूव वो आ गामा रहा हो है, गया। यस। सो जो लोग बोलते हैं कि इंजेक्शन आ गया बड़ा, एचएफटी वालों ने कुछ तो बड़ा किया है, तो वो मोमेंट्स, तो मोमेंट्स किससे आते हैं? गैमा से आते आपका कैलकुलेट कर ठीक सकते है, हो। डन। तो ये तीन बेसिकली फैक्टर्स हैं जो कैलेंडर स्प्रेड्स को इफेक्ट करते हैं, और इन तीनों से आपका पैसा बनेगा या जाएगा। सो ये आप कैलेंडर्स में सिर्फ ये तीन चीजों पे खेल रहे हो, आप दूसरे कोई भी चीज पे नहीं कर रहे हो। तन्मय भाई, आपने ग्रीक्स की बात कर ली, लॉन्ग शॉर्ट कैलेंडर कर लिया, सो क्विकली एक रीकैप दे दो हमें कि कौन सा ग्रीक किस टाइप के कैलेंडर को कैसे इफेक्ट कर रहा है। ओके, तो पहला आ गया हमारा, दो एनवायरमेंट्स आ गए, ट्रेंडिंग आ गया, मीन रिवर्जन आ गया। तो ट्रेंडिंग के लिए क्या करेंगे हम? ट्रेंड आएगा मतलब क्या होगा? बड़ा मूवमेंट आएगा। बड़ा मूवमेंट आएगा तो बड़ा ऑप्शन का मूव कहां आता है? नजदीक वाले एक्सपायरी पे, ठीक है। तो हमको क्या करना है? जोड़ी खरीदना है, लॉन्ग स्ट्रैडल करना है। तब आप जब लॉन्ग स्ट्रैडल करोगे ये वाले नजदीक वाले एक्सपायरी पे, तब आप क्या करोगे? शॉर्ट स्ट्रैडल करोगे दूर वाले एक्सपायरी पे। तो बेसिकली मतलब पास का स्ट्रैडल खरीदना है और दूर वाला बेचना है। दूर वाला बेचा, इसका मतलब क्या हुआ? शॉर्ट कैलेंडर हुआ हमारा। अभी ग्रीक्स क्या रहते हैं? ग्रीक्स का मतलब क्या है? हमने गैमा देखा था। गैमा मतलब क्या है? मोमेंट। तो बड़ा मोमेंट आएगा, पॉजिटिव है, पैसा बनेगा, बल्ले बल्ले हो जाएगा। तो बड़ा मूवमेंट आएगा तो पास वाला ज्यादा पैसे देगा जिसको आपने बाय करा है। Yes. दूर वाला आपका जो लॉस होगा कम होगा, कम होगा। लॉस होगा, दूर वाले में लॉस होगा, लेकिन होगा क्या? ये जो कॉल आपने बाय की है ये वीक की और अगले वीक की सपोजिटली बेची है, तो जब मार्केट ऊपर भागेगा तो ये वाला कॉल ज्यादा बढ़ेगा अगले वाले कॉल से, ठीक है। इतना ही समझना जरूरी है। तो मोमेंट पॉजिटिव है तो गैमा पॉजिटिव आ गया हमारा। दूसरा विक्स की बात करते हैं। मोमेंट अगर आएगी तो 99% क्या होता है? बाजार अगर ऊपर जाता है तो विक्स गिरता है, और बाजार अगर बहुत ज़्यादा गिरता है तो विक्स बढ़ जाता है। तो इस केस में क्या है? इस केस में अगर विक्स गिरेगा तो हमको पैसा बनेगा, तो हमारा नेगेटिव वेगा है। तो नेगेटिव का मतलब क्या है कि विक्स बढ़ा तो हमारा नुकसान है, विक्स गिरा तो हमारा पैसा है। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हो कि जो नेक्स्ट वाला हमने स्ट्रैडल जिसको हमने शॉर्ट किया है, यस, तो विक्स अगर गिरती है तो
दूर वाले ऑप्शंस जो हैं वो ज़्यादा टूटते हैं। एग्जैक्टली सो दूर वाले जो ऑप्शंस है उसमें वेगा का इफेक्ट बहुत ज़्यादा रहता है कि विक्स अगर 15 का 14 हो गया तो दूर वाला ऑप्शन 10 रुपये गिरेगा, नज़दीक वाला ऑप्शन प्रॉब्ली 3 रुपये गिरेगा, तो आपको 7 रुपये नेट में बन जाएंगे। तो शॉर्ट कैलेंडर में क्या होता है, मोमेंट पॉजिटिव रहता है, विक्स नेगेटिव रहता है, विक्स नीचे आना चाहिए हमारे लिए। दूसरा क्या है, थीटा। थीटा मतलब क्या, टाइम, कि मैंने अगला हफ्ता और उसके अगले हफ्ते का ट्रेड बनाया, तो थीटा नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है कि मैं जितना वेट करूंगा उतना मेरे लिए नुकसान होगा, तो थीटा इज नेगेटिव इन दिस। क्योंकि पास वाला जो ऑप्शन है वो ज़्यादा तेज़ रेट पे टूट रहा है और जो दूर वाला है वो कम टूट रहा है। तो हमको क्या चाहिए, मोमेंट जो चाहिए हमको जल्दी चाहिए। हमको हफ्ते भर बाद मोमेंट आया तो हमारे हाथ में कुछ नहीं बचेगा। तो दैट इज द रीजन आप बेट किस पे लगा रहे हो। एट द एंड पैसे लगाने की बात है, तो आप पैसे लगा किस पे रहे हो कि मोमेंट आने पे पैसे लगा रहे हो। ठीक है। और अभी दूसरी तरफ जाते हैं, लॉन्ग कैलेंडर। लॉन्ग कैलेंडर में क्या होगा, नज़दीक वाला आप बेचोगे और दूर वाला आप खरीदोगे। एग्जैक्टली उल्टा, मोमेंट आया पैसा लगेगा, तो गैमा नेगेटिव है। ठीक है, इसमें विक्स पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या रहेगा, विक्स बढ़ा पैसा आएगा। ठीक है, थीटा पॉजिटिव है। इसका मतलब जितना टाइम मैं रुकूं उतना पैसा आते ही रहेगा। तो आप किसके लिए खेल रहे हो, आप टाइम के लिए खेल रहे हो और विक्स के लिए खेल रहे हो। तो बेसिकली जब भी आपने पास का स्ट्रैटल बेचा है तो आप चाहते हो कि मार्केट यहीं रहे, शांत हो जाए मेरी रेंज बाजार, में रहे। कि कुछ न्यूज़ ना आए, कुछ भी कोई बोले नहीं और बाजार उधर के उधर पड़े रहे और मेरी जोड़ी जीरो हो जाए। दैट इज द गोल। गॉट इट। तो तन्मय, आपने 3 फैक्टर्स बताए, गामा, वेगा, थीटा। Yes. अब ये 3 फैक्टर्स हमारे प्रॉफिट एंड लॉस को कंट्रीब्यूट करते हैं। Yes. तो क्या इन तीनों फैक्टर्स की वजह से प्रॉफिट होता है, एज इन कि तीनों हमारे फेवर में काम करते हैं, या कोई एक आधा फेवर में काम कर रहा होता है, कोई एक अगेंस्ट काम कर रहा होता है? सो बहुत अच्छा सवाल है। तो आई लाइक टू से कि ये जो 3 चीज़ें हैं कि हमने गैमा देखा, हमने थीटा देखा, हमने वेगा देखा, तो ये फैक्टर्स है जिससे आपका पैसा आएगा या जाएगा। तो लक अच्छा है, तीनों एक साथ हो सकता है, लक अच्छा नहीं है, तीनों नहीं हो सकता, लेकिन दैट इज नॉट हाउ वी ट्रेड। तो द इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है इसमें, तो द इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज वेगा, विक्स जिसको बोलते हैं। तो दैट इज द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट जिसपे आप एक्चुअली पैसा बना रहे हो या पैसा दे रहे हो। तो हम आगे जाके सीखने वाले हैं कि वो आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है कि विक्स का कौन सा लेवल देख के आपको ट्रेड कर सकते हो। यूजर्स के लिए अब भी 1 सेकंड का रूल है, लेकिन ये 1 सेकंड तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ा पढ़ाई करना पड़ेगा। लेकिन ये पढ़ाई ऐसा नहीं है कि आपको 1 साल करना है, तो आपको ये प्रैक्टिस करना है 10 मिनट हर रोज 1 महीने के लिए, एंड आई कैन गारंटी यू विल रीच टू दैट 1 सेकंड। 10 मिनट डेली लगाने 1 सेकंड रूल पे। हाँ, तो अगर आप 10 मिनट डेली लगाते हो, 1 महीना सीख जाते हो रूल, तो आप कभी भी दिन भर में 1 सेकंड ग्लांस कर लोगे तो आप डिकोड कर पाओगे कि मेरे को लॉन्ग कैलेंडर करना है या शॉर्ट कैलेंडर करना है। क्या है ये 1 सेकंड रूल? यस, सो चलो 1 सेकंड का रूल का जाते हैं। तो यूजर्स के लिए जो बिगनर्स है कि एक्चुअली कैलेंडर्स फॉरवर्ड आईवी पे ट्रेड होते हैं, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, तो इसके लिए सिंपल कर रहा हूं मैं कि आप एनएससी पे जाओगे, आप कोई भी टूल देख लोगे तो उस पे आईवी दिखता है या विक्स दिखता है। ऑप्शन चेन में भी आ रही होती है। ऑप्शन चेन में बीच में ही आ रही होती है, हर ब्रोकर के टर्मिनल पे भी है, बीच में ही है। तो वो क्या रहती है, तो वो रहती है एक्सपायरी 1 की, ऊपर डेट रहती है, उसकी आईवी रहती है। तो वो आईवी है लेट्स सपोज 14% पे है। ठीक है, और दूसरी एक्सपायरी जो प्रॉब्ली मई की है, वो उसकी आईवी चल रही है 16%। तन्मय भाई, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि जैसे कोई बिगिनर अगर ऑप्शन चेन देख रहा है, तो उसको कॉल की आईवी अलग दिखेगी, उसको पुट की आईवी अलग दिखेगी। यस, सो आप अगर सिंपल करते हैं इसको कि अगर आपको कॉल पसंद है तो दोनों जगह कॉल की आईवी देख लो, अगर पुट पसंद है तो दोनों जगह पुट की आईवी देख लो। कुछ भी एक ले लो, सेम रख लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको एटीएम की आईवी देखनी है। एटीएम की एक्सपायरी 1 की आईवी है मेरी 14%, एक्सपायरी 2 की आईवी है 16%। दोनों में डिफरेंस कितना रहा, 2 का। बिल्कुल ठीक है, 2 डिवाइडेड बाय 14, ठीक है, परसेंटेज आगे जा गया, लगभग 15% आ गया। तो 15% की गैप है दोनों के बीच में। ठीक है, ये जब आपको गैप 15% के ऊपर है तब आपको जाके कैलेंडर में एंटर करना है। ये अगर गैप 15% के नीचे है तो आपको कैलेंडर्स देखने नहीं है। इसका मतलब क्या है कि लेट्स सपोज पहला 14 था और दूसरा 16 नहीं है, दूसरा है 15%। ठीक है, अभी क्या हो गया, दोनों के बीच में 1% का गैप हो गया। 1 परसेंटेज पॉइंट का गैप हो गया, 1 पॉइंट का गैप, 1 पॉइंट का गैप हो गया। अभी वो 1 पॉइंट का गैप अगर वो आप 14 से डिवाइड करते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि लगभग
बेसिकली आप परसेंटेज 8% दोनों के बीच। हाँ, हो गया। तो दैट इज वेयर आपको सिर्फ ग्लांस करना है। आपको क्या करना है, एक्सपायरी 1 की आईवी देखनी है, एक्सपायरी 2 की आईवी देखनी है, दोनों के बीच का परसेंटेज डिफरेंस कितना है वो देखना है, एंड गैप कितना दिख रहा है वो कैलकुलेट करना है। मेंटल है, बहुत आसान है। अगर 15% के ऊपर रहा तो ही आपको कैलेंडर ये स्ट्रैटेजी के बारे में सोचना है, नहीं तो नहीं सोचना है। तो हर स्ट्रैटेजी अर्जुन एक अपॉर्चुनिटी बेस्ड रहती है। तो अपॉर्चुनिटी जब आएगी तभी आपको ट्रेड करना है। यू डोंट हैव टू बिकम अ कंपल्सिव ट्रेडर। कंपल्सिव गैम्बलर्स रहते हैं, ट्रेडर्स नहीं रहते। तो ये याद रखो। तो उसके लिए अगर ये सिंपल रूल आप आपके दिमाग में रखते हो तो आपको आइडिया आएगा कि मेरे को करना है या नहीं करना है कैलेंडर। तन्वी भाई, ये जो आपने 1 सेकंड रूल बनाया है, हाँ। और आपने 15% की फिगर जो निकाली है, Yes. कि इतना गैप दोनों के बीच में होना ही चाहिए। Yes. तो वाई 15%, इसका क्या लॉजिक सो है? इट कैन बी 15, इट कैन बी 20। लेकिन हमने क्या रियलाइज किया, हम जब डेटा देखते हैं, पिछले 10 साल का 15 साल का डेटा देखते हैं और ट्राई करते हैं कि चलो 1% की गैप पे मैंने अगर ट्रेड मारा रहता तो मेरा आउटपुट क्या आता। तो ये समझ में आता है हमको कि अगर गैप बहुत छोटा है तो आपका पैसा पूरा खर्चे में ही निकल जाएगा, आपका पैसा रियलाइज नहीं होगा, ज़्यादा रियलाइज नहीं होगा। अभी हमको बहुत पैसा नहीं कमाना है, हमको छोटा ही पैसा कमाना है, लेकिन वो मिनिमम जो थ्रेशोल्ड है वो मिनिमम थ्रेशोल्ड 15% का है। ये अगर बढ़ जाता है, लेट सपोज 30% गैप दिखी, 40% गैप दिखी, तब जाके बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज रहती है कि जिसमें आप लॉन्ग शॉर्ट खेलते रह सकते बेसिकली हो। 15% आपने एक क्राइटेरिया बना लिया कि इसके ऊपर ही ट्रेड आपके फेवरेबल होंगे। खर्चे तो निकलने चाहिए। मतलब आज हम जो काम कर रहे हैं गवर्नमेंट के लिए नहीं कर रहे हैं, खुद के लिए कर रहे हैं। एक तो इतना खर्चा है, तो खर्चे के ऊपर निकलने के लिए एक मिनिमम थ्रेशोल्ड बनाया है कि वो थ्रेशोल्ड देखो, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप देखोगे कि वो थ्रेशोल्ड के अंदर रहता है जो डिफरेंशियल रहता है। लेकिन जब मोमेंट्स आती है या न्यूज़ आती है या इवेंट होता है तब ये थ्रेशोल्ड्स बढ़ जाते हैं, दोनों की गैप बढ़ने लगती है। ठीक है। तो तन्मय, आपने एक क्राइटेरिया तो बता दिया, 1 सेकंड रूल बता दिया। अब एक्चुअल एंट्री कब लेनी है, कैसे लेनी है? हमने एक बात तो सीख ली कि जो वेगा है या विक्स है उसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा है। ये अगर हमको पता है तो विक्स बढ़ता कब है, तब जब कोई बड़ा इवेंट होता है। अभी आरबीआई इवेंट तो छोटा हो रह गया, लेकिन बहुत सारे इवेंट्स रहते हैं जो डिस्क्लोज्ड रहते हैं कि अर्निंग्स रहते हैं, स्टॉक के अर्निंग्स रहते हैं। तो जो लोग स्टॉक ऑप्शंस में काम करते हैं, देखते हैं, तो उनके लिए सबसे पहला ट्रेड जिंदगी का कैलेंडर ही होना चाहिए, और ये अर्निंग्स के अराउंड होना चाहिए। अर्निंग्स के अराउंड क्या हो जाता है, एक इवेंट है, सबको पता है बाजार में आईवीज जो है या विक्स जो है वो एलिवेटेड रहता है, और तब जाके आप जब करते हो ये जो डिफरेंशियल रहता है दो एक्सपायरी के बीच में, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये 15% से लेके 30%, 40% तक बढ़ जाता है। ये जब होगा तब आपको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगी। तो पहला एंट्री रूल क्या है कि अगर इवेंट है तो इवेंट कल है, आज नहीं करना है। ठीक है। बेवकूफ़ नहीं बनना है। सबको पता है कि कल इवेंट है तो आज कुछ भी एंट्री नहीं करनी है। आपको इवेंट से कम 3 दिन पहले निकल के जाना है उस ट्रेड से। आपको एग्जिट भी हो जानी है। एग्जिट करके जानी है। आपको रिस्क नहीं लेनी है। हमें देखो, हमें एक ट्रेड से पूरा पैसा नहीं बनाना है, हमको हर बार ट्रेड करते रहना है एज अ ट्रेडर। तो इसके लिए 6 से 3 दिन के बीच में आप एग्जिट ले लो। आपको पता है हर एक का अर्निंग है, इन्फोसिस का है, टीसीएस का है, स्टार्ट होते हैं अर्निंग सीजन से। तो सबको अगर पता है तो उससे 10 दिन पहले आप ट्रेड ले लो ना, 15 दिन पहले ट्रेड ले लो, और 3 दिन पहले रिजल्ट से पहले निकल जाओ। मत खेलो वो रिजल्ट के लिए। वो जो ग्रीड है ना, दैट इंक्रीजेस योर रिस्क। आई थिंक तन्मय ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट बोला है कि किसी को भी अगर स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो कैलेंडर से शुरू करना चाहिए। एंड एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि रिजल्ट्स एक तो हर 3 महीने आते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स होते हैं। दूसरा कि रिजल्ट से पहले एक अनसर्टेनिटी तो आती है, तो आपके प्रीमियम्स बढ़ने लग जाते हैं जैसे जैसे रिजल्ट आ रहा होता है। तो कैलेंडर एक बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है उस फिनोमेना, उस प्रोसीजर को एक्सप्लॉइट करने की। और ट्रेडर्स क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ द बिगनर ट्रेडर्स यही गलती करते हैं कि खेलते वो अर्निंग्स के लिए ही है। उनको भी पता है कि इवेंट है और उसके लिए बड़ी मोमेंट आएगी और मैं करूंगा, लेकिन गलती क्या करते हैं, वो डायरेक्शन पे खेलते हैं। हमको डायरेक्शन फाइंड आउट नहीं करनी है। तो ये बेसिक प्रीमाइस है कि हमको पता नहीं है कि स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, लेकिन एवरी 3 मंथ्स आप ये ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो कि रिजल्ट आने से पहले आपको 10 से 15 दिन पहले एंटर करना है और 3 दिन पहले निकल के जाना है। ठीक है। एग्जिट क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो एग्जिट क्या है, जब आप पे ऑफ देखोगे तो आपको पे ऑफ में दिख जाएगा कि मेरे को लेट सपोज 5,000 रुपये बन रहा है। ठीक है, तो अगर 5,000 रुपये मैक्सिमम पे ऑफ है मेरा,
तो उसमें से 30 to 40%, इसका मतलब क्या है, लगभग 15 से 2,000 रुपये अगर मेरे बनते हैं तो आप ट्रेड से निकल जाओ। और वो रियलाइजेशन होने तक वेट करो, लेकिन पूरा मत वेट करो। एंड तक नहीं बैठना है। एंड तक बैठना नहीं है कि मेरे को ये इतना बड़ा पैसा आएगा, ज़रूरत नहीं है। इतना 1500 रुपये 2,000 अगर मिल रहा है तो निकल के बाहर निकल जाओ आप। देन वार्निंग, ये गलती करनी नहीं है बिगनर ट्रेडर्स को बिल्कुल भी, कि एक्सपायरी के दिन पे कैलेंडर्स में ट्रेड मत करो। क्या होता है, अपॉर्चुनिटी जैसे रहती है वैसे भी रिस्क भी रहती है, तो रिवॉर्ड इज नॉट विदाउट रिस्क। तो इनिशियली इफ यू आर अ बिगनर ट्रेडर, अवॉइड एक्सपायरीज ऑल टुगेदर। तो दैट इज द वार्निंग फ्रॉम माई एंड। लेकिन जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स है, यस, एक्सपायरी इज अ वेरी गुड इवेंट टू ट्रेड कैलेंडर्स, बिकॉज दैट इज वेयर अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स कम इन एंड आपको बेनिफिट भी हो जाता है। ठीक है, तो आपने बेसिकली 3 चीजें यहाँ पे समराइज करती हैं। Yes. एक तो आपको एंट्री Yes. 3 से 6 6 दिन पहले करनी है। आपका जो प्रॉफिट टारगेट है वो 30-40% ऑफ टोटल होना चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी है, Yes. उसका होना चाहिए। एंड आपने एक वार्निंग भी दे दी है Yes. कि एक्सपायरी डे पे प्लीज कैरी मत करो अनटिल अनलेस आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर हो। प्रोफेशनल ट्रेडर्स, यस, एक्सपायरी करनी है, ट्रेड करनी है कैलेंडर्स, तो उनके लिए तो रहेगा ही रहेगा, बिगनर्स नहीं करेंगे। नाउ तन्मय, आपने पूरा प्रोसेस हमें बता दिया कैलेंडर Yes. का, कि एंट्री, एग्जिट, प्रॉफिट बुकिंग, ऑल ऑफ दैट वो कैसे करना है। अभी आपने एक आइडिया ये भी दिया था कि इसको स्टॉक्स में यूज करा जा सकता है फॉर रिजल्ट ट्रेडिंग। करेक्ट। नाउ कमिंग टू इंडेक्स, अगर हम निफ्टी की बात करें तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि अगर प्रैक्टिकली किसी को ट्रेड लेना है निफ्टी में, कैलेंडर बनाना है, तो वो कैसे बनाए? आप क्या देखते हो जब आप एक कैलेंडर बना रहे हो? चलो 1 सेकेंड रूल अभी के अभी टेस्ट करते हैं और जाते हैं एनएससी इंडिया के वेबसाइट पे, उधर से आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो देखते हैं। तो हमने क्या किया, ऑप्शन चेन खोल लिया है, कोई भी ऑप्शन चेन आप देख सकते हो। ऑप्शन चेन में हमको क्या देखना था, आईवी देखना था, एक्सपायरी 1 का, और क्या देखना था, एक्सपायरी 2 का आईवी। दोनों कौन सा देखना था, इधर कॉल साइड या पुट साइड, आपकी मर्जी, और एटीएम का देखना है। इतना ही रूल था, ठीक है। तो वही रूल लगाते हैं। तो ये 22 में की है, ये अगले वीक की एक्सपायरी है। 25,000 पे लगभग बाजार है, तो 25,000 चले जाते हैं। कॉल की आईवी लेते हैं, पुट की लेते हैं, कोई भी ले सकता है। 15 ले लेते हैं। 15 ले लेते हैं, तो 15.07 दिख रहा है अपने को। 25,000 का अभी चले जाते हैं दूसरे एक्सपायरी पे। दूसरे एक्सपायरी पे गए, फिर से हमको क्या करना है, 25,000 की आईवी देखनी है। तो 25,000 का खोल लेते हैं। वो क्या था, 15 था अर्जुन, ठीक है, 15.07 था। ये 25,000 कितना है, 15.32। तो 25,000 का पुट का कितना है, 15.32 है। ठीक है। पहला कितना था, 15.07। तो 15.32 माइनस 15.07 कितना आ गया, 0.25 आ गया। 0.25 डिवाइडेड बाय पहला वाला 15% पकड़ लो, तो कितना आ रहा है, वो 3-4%। ठीक है। तो हमारा रूल क्या था, 15%। तो वो इतना ही स्कैन करना है। इसका मतलब ट्रेड नहीं है, कैलेंडर ट्रेड करना नहीं है। तो इतना सिंपल से आप एनालाइज कर पाओगे कि क्या अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। अच्छा तन्मय भाई, अगर ये डिफरेंस आ रहा होता, लेट्स से 15% से ज्यादा होता, Yes. तो आप शॉर्ट कैलेंडर बनाते, लॉन्ग कैलेंडर बनाते? यस, गुड क्वेश्चन। एंड मैं इसका वेट कर रहा था कि आपको बनाना क्या है, कि आपको लॉन्ग कैलेंडर बनाना है या आपको शॉर्ट कैलेंडर बनाना है। तो अर्जुन, नाउ 1 सेकेंड रूल में थोड़ा सा एक 1 मिनट का रूल ऐड करना पड़ेगा हमको, कि हमने डिफरेंस तो देख लिया कि चलो डिफरेंस आ गया, 20% का डिफरेंस है दोनों में, लेकिन हमको खरीदना क्या है और बेचना क्या है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, हमेशा याद रखो कि अगर वीक 1 वीक 2 से ऊपर है, ठीक है, तो वीक 1 को बेचो। अगर वीक 1 वीक 2 से नीचे है, यानी कि आईवी, तो वीक 1 को खरीदो। अच्छा, ये फिगर चेक करनी है, ये फिगर चेक करनी है आपको, दोनों की। एक की फिगर, वीक 1 की फिगर आ गई 13%, वीक 2 की फिगर आ गई 16%, ठीक है। तो गैप बड़ा है, 30-35% का गैप आ गया। अभी गैप आ गया तो ये नीचे है, तो मेरे को ये खरीदनी है और ये स्टैडल बेचना है, तो ये स्टैडल खरीदो, ये स्टैडल बेच दो। यानी कि पहले तो जो डिफरेंस आप निकाल रहे पहले डिफरेंस देखो, -15% या +15% से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है। अगर ज्यादा है तो अपॉर्चुनिटी है। अभी अपॉर्चुनिटी है तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि मुझे लॉन्ग कैलेंडर करना है या शॉर्ट कैलेंडर करना है। उसके लिए सिर्फ देख लो कि कौन सी आईवी नीचे है, कौन से सस्ते चल रहे हैं, वो उठा लो। तो सस्ते को खरीद लो, महंगे को बेच दो। सिंपल एज Yes. ठीक है। तो ये तन्मय भाई, चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, कोई भी और इंडेक्स हो, ये सब में प्रिंसिपल सेम रहता है? यस, प्रिंसिपल सेम रहता है, थोड़ा सा डिफरेंस, मतलब 15 के जगह 25%। तो सेफ्टी मार्जिन लेके आप 20-25% मार्जिन लेके
हर इंडेक्स में ट्रेड कर सकते हो। तो जैसा आपने समझाया था कि जितना ज्यादा गैप बढ़ जाता है उतना और अट्रैक्टिव हो जाता है। अपॉर्चुनिटी रिस्क रिवॉर्ड इज इन योर फेवर। जितना गैप कम, रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में नहीं है। तो यानी कि ट्रेडर्स को ये देखना चाहिए कि 15 तो आपने एक बेयर मिनिमम थ्रेशोल्ड बता दिया, करेक्ट, बट जितने ज्यादा पे आप ये डाल रहे हो चांसेस आपके फेवर में चलने के ज्यादा होते हैं। आपका रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में रहेगा, आपको अच्छा अपॉर्चुनिटीज मिलेगा। तो वेट करो, डोंट रश कि नहीं यार करना ही है। टेस्टिंग के लिए आप कर सकते हो, लेकिन एक्चुअल ट्रेड्स में बोलूंगा कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लो, बड़ी गैप्स पे ट्रेड करो, अच्छा पैसा बनेगा। दिस इज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। आई हैव बीन यूजिंग इट फॉर लास्ट 15-16 ईयर्स नाउ एंड हर एक ट्रेडर को ये सिंपल है, ट्राई करके देखना चाहिए, मेरे ख्याल से बेनिफिट करेगा। मतलब ये शुरू से जब से आपने स्टार्ट किया अपना करियर, आप कैलेंडर्स करते आ रहे हो। सो गलतियां तो सब मैंने भी की है। मैंने भी मेरा कैपिटल 3 बार ख़त्म किया है। सो ऑप्शन बाय करते गया, एवरेज करते गया, ज़ीरो हुए, फिर समझा यार ये कुछ तो गलत है कि ये कैसे हो गया, मेरा स्टॉक तो ऊपर गया लेकिन मेरा ऑप्शन कैसे ज़ीरो हो गया। मैं 5 पैसे तक एवरेज करते गया, मेरे को सिर्फ 10 पैसा चाहिए था एग्जिट के लिए, एवरेज इतना हो गया था लेकिन वो हुआ नहीं। तब जाके मैंने उसके पीछे का लॉजिक समझा, मैथ समझा कि कैसे बिहेव होते हैं। ये जब आप अंडरस्टैंड करते हो तो आपको समझ में आता है कि आप एक मेट्रिक देख के या छोटी छोटी चीज़ें देख के आप एक गुड प्रोबेबिलिस्टिक ट्रेड बिठा सकते हो। जो मैं चाहता हूँ कि नए ट्रेडर्स जो हमने गलतियाँ की है उनका लर्निंग कर्व थोड़ा छोटा हो जाए, वो कुछ तो बेनिफिट हो जाए कि नेकेड करने से अच्छा है थोड़ा सा हेज करो, कैलेंडर्स करो। इट इज़ अ रिलेटिवली सेफर स्ट्रैटेजी। सेफ नहीं होता है एफएनओ, लेकिन मैं बोलूँगा नेकेड बाइंग या नेकेड सेलिंग से दिस इज मच बेटर। तन्मय भाई, आपने बहुत ही सिंपल वे में कैलेंडर्स को समझाया, मेरे तो अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं आपसे बात करके। नाउ वन थिंग, अगर किसी को भी ये स्ट्रैटेजी शुरू करनी हो, तो पूरा प्रोसेस तो आपने हमें दे दिया है, बट एनी अदर एडवाइस यू वुड वांट टू गिव कि इस बात का खास ख्याल रखना या इसको टेक केयर ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग? सो 2-3 वार्निंग्स हमने बोली थी कि एक्सपायरी मत ट्रेड करो। इवेंट जो है वो इवेंट में नहीं लेके जाना है कि लोग बोलेंगे यार एक्सपायरी नहीं था तो मैंने लिया था, तो न्यूज़ आया और ये चेंज हो गया। तो अगर इवेंट है, इवेंट थर्सडे जैसे निफ्टी का एक्सपायरी रहता है और इवेंट है ट्यूसडे को, ठीक है, तो आपको ट्यूसडे को नहीं लेके जाना है, आपको निकल जाना है, क्योंकि उस दिन ऑटोमेटिकली वॉलेटिलिटी जो है वो क्रैश कर जाएगी। सो इवेंट को समझो एक्सपायरी डे है, तो एक्सपायरी डे और इवेंट का न्यूज़ जब होने वाला है उस दिन आपको नहीं लेके जाना है, उससे पहले आप बाहर निकलना है उससे। ठीक है, ठीक है। तो गाइज, एक बहुत ही अच्छे सिंपल तरीके से तन्मय ने हमें कैलेंडर स्प्रेड सिखाया है। नाउ तन्मय, बिफोर वी एंड दिस, मैं वापस एक क्वेश्चन पे जाऊंगा जो मैंने शुरू में पूछा था। जो इंजीनियर दोस्त हमारे ये वीडियो देख रहे हैं, हाउ वुड यू सजेस्ट कि अगर उनको मार्केट्स में आना है, स्पेशली क्वांटिटेटिव साइड में आना है, तो क्या जर्नी होनी चाहिए, क्या क्या स्किल सेट उनको लेना चाहिए और कैसे प्रोग्रेस करना चाहिए? यस, सो उसके लिए मैं बोलूँगा अर्जुन कि नाउ देर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स। एक डिस्क्रिशनरी रहते हैं, एक सिस्टमैटिक रहते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है दोनों में कि डिस्क्रिशनरी ट्रेडर सब स्टडी करता है और अपना खुद का मन से वो ट्रेड लेता है। सिस्टमैटिक क्या करता है, वो रूल्स रहते हैं, वो कंप्यूटर जैसे रूल्स फॉलो करता है। तो अगर आपको सिस्टमैटिक ट्रेडर बनना है या डिस्क्रिशनरी ट्रेडर बनना है, दोनों बनने हैं, तो द पहला स्टेप क्या है कि मार्केट, कैपिटल मार्केट्स होते क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट्स होते क्या है, ये सीखना जरूरी है। एंड NISM है, NSE है, इनके सारे BSc है, इन सारे के इतने अच्छे अच्छे कोर्सेस अभी डिज़ाइंड है, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेस है, फिर सर्टिफिकेशंस है। तो मैं बोलूँगा फर्स्ट स्टेप इज़ टू अचीव ऑल द NISM सर्टिफिकेशंस कि जो है, तो वो आप करो, प्रोफेशनल कोर्सेस है वो करो, एंड देन वर्क एट अ प्रोफेशनल डेस्क और प्रॉब्ली अ कॉर्पोरेट वेयर यू विल गेट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कि जो बड़े ट्रेडर्स हैं, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं, उनके साथ बैठोगे तो आप बहुत जल्दी सीख पाओगे। तो इंटर्नशिप करो, जॉब करो, बैक करो, क्या करना है करो, लेकिन किसी के साथ आप बैठो, 3 महीना बैठो, सीखो, तब जाके आपको समझेगा कि बाजार होता क्या है, क्या ट्रेडिंग होती है। तो नाउ डेज देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, सबके लिए रहती है। बड़े बड़े HFT डेस्क है जिनके इंटर्नशिप प्रोग्राम्स रहते हैं, तो अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, हम एंटर कर सकते हैं। तो देयर इज ह्यूज अमाउंट ऑफ स्कोप इन दिस फील्ड। तन्मय, इतना कुछ आपने शेयर किया, थैंक यू सो मच। ऑडियंस में से किसी को भी अगर आपको तन्मय के साथ कनेक्ट करना है, आप प्लीज़ ट्विटर पे तन्मय के साथ कनेक्ट कर सकते हो। ही इज़ देयर, ही शेयर्स लॉट ऑफ गुड स्टफ, सो प्लीज़ कनेक्ट विद हिम।
एंड तन्मय, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया, कुछ नया सिखाया, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड मज़ा आया। मेरे ख्याल से जो व्यूअर्स है उनको एक कुछ तो नया स्ट्रैटेजी सीखने को मिलेगा। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ आप कमेंट्स में डालो एंड आई विल मेक श्योर कि आई आंसर दोज क्वेश्चंस फॉर यू। एंड आपको कुछ सीखना है, कुछ जानना है तो आई एम एक्टिव ऑन ट्विटर, यू कैन फॉलो मी, कॉन्ट्स कैपिटल मेरा हैंडल है। थैंक यू तन्मय। यस, थैंक यू अर्जुन, प्लेजर। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.